हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जैव विविधता प्रबंधन समितियों के बारे में। ठीक है। जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है, उसमें क्या प्रावधान किए हैं ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। तो जो 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड, तो इन दो को हम कंप्लीट कर लिया है। अब अगला जो हमें है जैव विविधता प्रबंधन समिति, यानी ये समितियां क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन, जो अधिनियम की जो धारा है 41(1) तथा मध्य प्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम नंबर 23, इसमें क्या है, प्रत्येक स्थानीय निकाय क्या होंगे, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम परिषद, पालिका, ठीक है, ये जितने भी स्थानीय निकाय होते हैं, ये अपने क्षेत्र अधिकार में एक जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन करेंगे। जो जिसके क्षेत्र में आएगी उस क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समिति बनेगी। इसमें कुल 13 सदस्य होंगे, जिसमें 7 स्थानीय होंगे जो कि उसी निकाय के जो क्षेत्र में है वहां उनका मतदाता सूची में नाम होगा, और 6 क्या होंगे, विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। जैव विविधता प्रबंधन समितियों की संरचना, स्थानीय कितने, 7 होंगे, जिनमें महिलाएं 1/3 होंगी। जो नाम निर्देशित व्यक्ति हैं उन 7 में कितने होंगे, 1/3 महिलाएं होंगी। और ये जो 7 नाम निर्देशित हैं, इनमें कौन हो सकते हैं, जड़ी बूटी विशेषज्ञ जो वैद्य हकीम वगैरह होते हैं, किसान हो सकते हैं, जो गैर काष्ठ संग्राहक जो लघु वनोपज वगैरह का जो संग्रहण करते हैं, या उनका व्यापारी भी हो सकता है। कुल मिला के उस क्षेत्र का जो जैव विविधता से संबंधित काम काज में लगे हुए हैं, अनुभव है जिनको, शिक्षा वेद है, कोई ट्रेनर है, इस तरह से जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो सकते हैं इसमें। जैव विविधता प्रबंधन समिति की संरचना के अंतर्गत एक चीज आपको देखना है कि अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों का अनुपात जिले में, ऐसा कोई जिला जहां एसटी एससी निवास करती है, तो जितना परसेंट एसटी एससी का उस जिले में होगा, जिले में जो उनका परसेंटेज होगा टोटल जनसंख्या का, वही समिति के सदस्यों में उनका परसेंटेज होना चाहिए। स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर निवासी होना चाहिए, कहने का मतलब वहां की मतदाता सूची में नाम भी होना चाहिए। जैव विविधता प्रबंधन समिति का जो अध्यक्ष है वो स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने, जो स्थानीय निकाय है, मान लीजिए कोई परिषद है, उस परिषद का जो अध्यक्ष होगा उसकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी और इसके सदस्य एक अध्यक्ष चुना जाएगा। यदि सदस्यों का मत बराबर हो जाता है तो निर्णायक मत इस स्थानीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो देगा। तो इस तरह से अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। जैव विविधता प्रबंधन समिति की संरचना हो जाएगी और अध्यक्ष तथा समिति की अवधि जो है 5 वर्ष के लिए चुनी जाएगी, 5 वर्ष, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है, इसमें जो उस क्षेत्र के विधानसभा के जो स्थानीय सदस्य या सांसद प्रतिनिधि होते हैं उनको भी इनमें आमंत्रित किया जा सकता है। और बैठक की बात करें तो वर्ष में कम से कम 4 बैठक होनी चाहिए इसकी। एक चीज और, जो वन विभाग की ग्राम स्तर पे जो भी वन समितियां होती हैं, और वहीं यदि जैव विविधता प्रबंधन समिति है तो ये कहलाएगा वन समिति सह जैव विविधता प्रबंधन समिति, JFMCS कम BMCS, यानी दोनों साथ में एक ही हो जाएगा। वन विभाग के संकल्प अनुसार ग्राम स्तर पर जो भी समितियों का गठन किया गया है, ठीक है, वन समिति से जैव विविधता प्रबंधन समिति के रूप में गठित किया गया है। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के काम क्या है? सबसे पहला काम है कि क्षेत्र विशेष की प्रजातियों का संरक्षण और संवर्धन। जो इसके सदस्य हैं वो लोकल हैं, जब लोकल हैं तो वहां की कृषि, वानिकी, मत्स्य उद्यान की, इन सब का उनको ज्ञान है, तो इनका संरक्षण संवर्धन करना। जो देसी या स्थानीय किस्म है, प्रजातियां हैं, स्थानीय स्पीसीज हैं, उनके बारे में उनका संरक्षण करना। स्थानीय प्रजाति का आप ऐसा मतलब समझिए किसी क्षेत्र विशेष में खास हर्बल या जीव जंतु मिलता है तो उसका संरक्षण, क्योंकि उस क्षेत्र की जो भी भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो वहाँ की जलवायु है, उसकी वजह से, वहाँ की मिट्टी की वजह से मिलती है वो प्रजाति, तो उस प्रजाति का संरक्षण करना ताकि विलुप्त ना हो जाए। जैव विविधता समितियों के आपको यदि कर्तव्य की बात करें तो मुख्य काम इनका यही है, अवेयरनेस, जागरूकता करना, ठीक है। इसके अलावा इसका जैसे संगोष्ठी, कार्यशालाएं, सम्मेलन, ठीक है, वर्कशॉप वगैरह, ये सब काम के माध्यम से भी लोगों को, इनका काम है
जागरूक करना, बताना, ये विभिन्न प्रकार की जो भी लोकल वनस्पति जीव जंतु मिलते हैं उनके बारे में अवेयरनेस करना, उनके उपयोग के बारे में बताना, ये बताना कि इन चीज़ों का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पारंपरिक ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब के बारे में बताना। कार्यशाला के माध्यम से ट्रेनिंग दी जा सकती है, कार्यशाला के माध्यम से इनका बेहतर तरीके से विदोहन और संग्रहण कैसे किया जा सकता है। कई बार यदि किसी हर्बल का मान लीजिए सिर्फ उसकी टहनियों का या पत्तियों का उपयोग होना है, लेकिन जाके जड़ी बूटियों को पूरा जड़ सहित उखाड़ दिया जाता है। तो इस तरह से कि किसका कौन सा पार्ट उपयोग होना है, किस काम में उपयोग होना है, इन सब की ट्रेनिंग, वर्कशॉप और प्रोत्साहन, संरक्षण, संवर्धन की बात होनी चाहिए, तभी वो काम करेंगे। अब ये सारे जो चीजें हैं कि वहाँ क्या मिलता है, कौन से लोग क्या काम करते हैं, क्या उपयोग है, इन सब के लिए एक रजिस्टर बनाया जाए। रजिस्टर को बोलते हैं लोक विविधता पंजी, लोक जैव विविधता पंजी, यानी पीबीआर रजिस्टर, शॉर्ट में पीबीआर, यानी पीपल बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, लोक विविधता पंजी। इसमें क्या होगा, किसी ग्राम का वह दस्तावेज है जिसमें ग्राम में विद्यमान सभी जैव संसाधन, वहाँ की स्थानीय की चीजों की विशेषताएं, वहाँ का बाजार, संस्कृति, इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कौन वहाँ वैद्य है, कौन सी वहाँ जड़ी बूटियां मिलती हैं, किस जड़ी बूटी से संबंधित कौन सी दवाई देना है, यदि चाहते हैं तो कई बार वैद्य ए तक वहाँ पे लिखा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी, किस चीज का संग्रह कितना होता है, उसकी एवरेज कीमत क्या है, ये सब जानकारी इस पंजी से मिल जाती है। पंजी में क्या होगा, जिले में उपलब्ध जैव संसाधन, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फसलें हो, जीव जंतु हो, पालतू पशु हो, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हो, उन सब का पंजीबद्ध करते रहना। जब पंजीबद्ध होने रहेगा तो जो श्रृंखलाबद्ध ज्ञान है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, इसके स्थानांतरण में आसानी होगी, क्षेत्रों की जानकारी रहेगी, विभिन्न समय इनमें कौन कौन से काम किया गया है, इन सबको इसमें संरक्षण करके रखा जाएगा। स्थानीय निकाय जो जैव विविधता प्रबंधन योजना भी तैयार करेगा, यानी जब ये पंजी तैयार हो जाएगी, आपको सारे अपने स्रोत पता होगा, लोग पता होगा, किसका क्या उपयोग कर सकते हैं, कहाँ मिलता है, ठीक है। तो फिर आप क्या करो कि जैव विविधता प्रबंधन की एक योजना तैयार करो, उसी क्षेत्र विशेष की एक तरह से माइक्रो प्लान तैयार करो जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित, ठीक है। अब जैव विविधता प्रबंधन समितियों के काम की बात करें तो पहला तो यही हो गया कि जैव विविधता विरासत स्थलों की पहचान, यानी किन क्षेत्रों को हम विरासत स्थल घोषित कर सकते हैं उनकी पहचान करना, जो व्यापारी है, जो क्रेता है उन जैव संसाधनों के, उनकी जानकारी रखना, जो परंपरागत ज्ञान है, जो वैद्य है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जानकारी इलाज करते आए हैं, जड़ी बूटियों के बारे में बताते आए हैं, उनके ज्ञान को एक जगह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पीढ़ी तक पहुंचाना। यदि बहुत कलेक्शन किसी चीज का वाणिज्यिक उपयोग होता है तो फीस भी अधिरूपित कर सकती है ये समिति। लोकल बायोडायवर्सिटी फंड भी बनाया जाएगा, जिस फंड का उपयोग यहाँ के जैविक संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और यहाँ के लोगों के जीवन स्तर के लिए बढ़ाने के लिए किया जाए। राज्य जैव बोर्ड विविधता से भी ये मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अब हम बात बार बार कर रहे हैं कि जैव विविधता के विरासत स्थल, ये विरासत स्थल क्या होते हैं। अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत इनको बनाया जाता है, जिसमें स्थानीय निकायों के परामर्श से राज्य सरकार जैव विविधता के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल, जो जैव विविधता में रिच हैं, जहां लोकल प्रजातियां बहुतायत में पाई जाती हैं, उनको जैव विविधता विरासत स्थल 2002 अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत। इसमें क्या होगा, वन्य प्राणियों के साथ साथ घरेलू प्रजातियों का अंतर विशिष्ट श्रेणी, उनकी प्रचुरता होगी, उच्च उच्च संख्या में मिलेगी लोकल प्रजातियां, दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों की उपस्थिति होगी, की स्टोन प्रजाति मिलेगी, क्रमिक विकास वाली प्रजातियां भी मिलेंगी, घरेलू प्रजातियां भी, पूर्व प्रधान जैविक घटकों का जीवाश्म द्वारा प्रतिनिधित्व, यदि कोई जीवाश्म मिलता है, कृषि प्रजातियां अलग प्रकार की मिलती हैं, कोई की स्टोन प्रजाति, इन सब के बारे में वहाँ बेहतर जानकारी होती है। जैव विविधता स्थल उनको घोषित कर दिया जाता है जो ये विशेषताएं अपने साथ धारण करते हैं, यानी प्रजातियों की प्रचुरता, प्रजातियों की स्थानीयता, कीस्टोन प्रजाति, ये सारी चीजें यदि हैं और सांस्कृतिक, नैतिक या सौंदर्य परक मूल्यों की गतिविधियों वाला क्षेत्र है तो उसको जैव विविधता विरासत स्थल राज्य सरकार घोषित कर सकती है। जैव विविधता तकनीकी समर्थन समूह, इसका मतलब इतना है कि जो जिला स्तर पे हैं, जो सरकारी एजेंसियां हैं, इन संगठनों को जो बीएमसी हैं, इनको प्रशिक्षण देना, जागरूक करना, ठीक है, सहयोग प्रदान करना, एक तरह से इनके लिए क्या हो जाएगा, तकनीकी सहयोग हो जाएगा। इसके अलावा जो लोकल बायोडायवर्सिटी फंड है, जहाँ से जो बेनिफिट शेयरिंग का जो फंड है, इन सबको वहाँ जो रखा जाएगा, उससे क्या किया जाएगा,
या फिर जो फीस लगाई जाएगी उन सब से जैविक संसाधनों का संरक्षण, दोहन, प्रचार प्रसार, प्रशिक्षण, इन सब का काम किया जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, निधि का यही उपयोग है, जो जैव विविधता की फंड जो बनेगा, संरक्षण, संवर्धन और स्थानीय समुदायों का लाभ। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखना कि अभी जो लोकल बायोडायवर्सिटी फंड रहेगा, निधि रहेगी, तो इसका ऑडिट भी होगा, ताकि इसके जो पैसा है उल जलूल खर्चा ना हो जाए। ऑडिट होना भी इसका जरूरी है, ऑडिट की भी व्यवस्था की गई है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो वन विभाग है, वन मंडल स्तर पे इनकी समीक्षा बैठक भी होती रहनी चाहिए। जो तकनीकी समूह है वो नियमित बैठक करें, इनको प्रशिक्षण देते रहें, तो इनके लिए बेहतर होगा। लोक जैव विविधता पंजी का जो आधार है, क्षेत्र की जैव विविधता प्रबंधन योजना बनाने में उपयोग होना चाहिए। यानी जो पीबीआर आपने रजिस्टर बनाया है, इसका उपयोग होना चाहिए माइक्रो प्लान। माइक्रो प्लान किसका? जैव विविधता मैनेजमेंट। तो बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट का माइक्रो प्लान बनाने में उपयोग होना चाहिए पीबीआर रजिस्टर का। और अब बात आती है लाभ शेयरिंग की। लाभ शेयरिंग का मतलब ये होता है कि यदि कोई कमर्शियल उपयोग करता है तो वो कुछ फंड में जमा करता है, तो उस लाभ का जो शेयरिंग है, इन प्रबंधन समितियों के द्वारा बेहतर तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको जैव विविधता के सहयोगी विभागों को जैविक समितियों की बैठक होनी चाहिए। जो भी विभाग हैं, जैसे वन विभाग हो गया, स्थानीय निकाय वाला जो जो भी सरकारी योजना है, इनको जो भी कहने का मतलब इनके कार्यों का जो संरक्षण संवर्धन के लिए जो जरूरत है, उनको प्रशिक्षण, इस तरह की जागरूकता कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों को इनकी मीटिंग लेती रहनी चाहिए। मास्टर ट्रेनर बनाए जाने चाहिए हर क्षेत्र विशेष में, जो कि इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव विविधता का अच्छा नॉलेज रखें, उनके बेहतर उपयोग और संशोधन विदोहन के बारे में बता सकें। तो ऐसे मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाने चाहिए। जैव विविधता प्रबंधन समितियों संरक्षण संवर्धन के लिए इन निर्णय लेने के योग्य बने। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ समिति कागज में बन जाए, इनको कुछ आए ना। ये कैसे निर्णय लेना है, कैसे संसाधनों का संवर्धन और संरक्षण, कैसे इनका संग्रहण और विपणन, यानी कलेक्शन कैसे करना है, व्यापार इनका कैसे करना है, इन सब के बारे में भी इनको बताने की जरूरत है। जब इन सब के बारे में बताएंगे, कलेक्शन, संवर्धन, इनका दोहन और इनका मैनेजमेंट, और समय समय पर इनको ट्रेनिंग होगी, जागरूक कार्यक्रम होगी, मीटिंग होगी, विभिन्न विभाग जो इनसे जुड़े हैं इनके लिए काम करेंगे, तो इनका सक्रियकरण भी होगा, बेहतर काम करेंगे, संरक्षण संवर्धन का जो हमारा लक्ष्य है वो उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो सारी जानकारी थी बायोडायवर्सिटी जो मैनेजमेंट के लिए जो समितियां बनाई गई हैं लोकल बॉडी स्तर पे या निचले स्तर पे, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक अगला हम टॉपिक देख लेंगे, बेनिफिट शेयरिंग। यानी जो लाभ है, लाभ का वितरण कैसे होगा। जो लोकल वस्तुओं का, लोकल जीव जंतुओं का कोई यदि उपयोग करता है कमर्शियल, तो उससे जो लाभ होगा उसकी क्या प्रक्रिया है लाभ शेयरिंग की, बेनिफिट शेयरिंग की, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे।